सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो मध्यकालीन इतिहास मैंने शुरू किया था उसमें सबसे पहले आपको इस्लाम उदय के बारे में बताया। आज अरबों की सिंध विजय जो हुई थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर सिंध विजय का हम लोग अध्ययन करते हैं तो उससे पहले उससे संबंधित जो जो चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। सिंध विजय अगर देखें तो सिंध है कहाँ, तो सबसे पहले ये चीज़ भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, नज़र दौड़ा लेते हैं। ये भारत का हिस्सा था। इधर अगर मैप पर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से ये था। फिर उसके बाद में आज जो पाकिस्तान है वो भी इसी में था, जो ऊपर अफ़गानिस्तान है ये भी इसी में था। फिर उसके बाद में यहाँ पर ईरान है, ईरान हो गया। ईरान के आगे इराक जिसकी राजधानी बगदाद ये हो गई। फिर उसके आगे सीरिया जिसकी राजधानी दमिश्क ये हो गया। इस तरफ अगर नीचे बात करें तो इस तरफ यहां पर ये सऊदी अरब का हिस्सा है, ठीक। इस तरफ नीचे श्रीलंका, जिसे इसको सिंघल द्वीप के नाम से जानते थे, सिंघल द्वीप के नाम से जानते थे। इस सिंघल द्वीप से सऊदी अरब के लोगों ने नाव के माध्यम से व्यापार करना शुरू कर दिया था। बहुत पहले से नाव के माध्यम से व्यापार करना यहाँ शुरू कर दिया था। जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनका जाने का मार्ग जो था या इराक ये सब व्यापार था, यहाँ से जाने का मार्ग हो जाता था सिंध से। यहाँ पर देवल बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह? देवल बंदरगाह। और इस तरफ जो था आगे ये सब सिंध का हिस्सा हो गया। इधर मकरान हो गया, मकरान। यहां भी बंदरगाह थे, इधर थाना बंदरगाह और इस तरफ भड़ोच बंदरगाह। कौन सा है? भड़ोच बंदरगाह। ये बंदरगाह थे, थाना, भड़ोच, मुंबई, महाराष्ट्र में ये सारे बंदरगाह थे। ये सिंध वासियों का हिस्सा ये पूरा हो गया। आगे ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया जिसकी राजधानी दमिश्क, और ये सऊदी अरब हो गया। इस्लाम धर्म का उदय मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया सऊदी अरब में हुआ। फिर उसके बाद सीरिया तक फैला, सीरिया से इराक तक फैल गया। एक बृहत क्षेत्र पर इस्लाम धर्म अब फैल चुका था। और सीरिया में जो मुवैयद खलीफा थे ये यहां पर खलीफा हुआ करते थे। अब ये सिंध विजय कैसे, आखिर सिंध आक्रमण हुए भारत में, क्यों हुए सिंध आक्रमण? खलीफा के यहाँ ये सिंघल द्वीप के लोग अपना सामान नाव के माध्यम से भिजवाते थे। और सिंध में जो शासक था, जो भी से यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो यहाँ एक तरीके से जनजातियाँ पाई जाती थी देवल के आसपास में। वो इस सामान को लूट लिया करते थे। जब लूट लेते थे तो जिससे ये सीरिया में जो भी खलीफा था वो नाराज हो जाता था। उसने इनसे कहा, सिंध वासियों से, सिंध के शासक से बोला कि आप भाई यहाँ पर जो ये जनजातियाँ हैं इनको रोकिए। लेकिन इन्होंने इस पर कोई रोक टोक नहीं की, उनको कंट्रोल नहीं किया। इसलिए ये नाराज होकर के इस तरफ बढ़ा, सिंध की तरफ बढ़ा इनको रोकने के लिए। ये पूरा प्रोसेस एक हो गया सिंध की तरफ इन लोगों का बढ़ना। क्यों बढ़े सिंध की तरफ? ये व्यापार जो होता था, बीच में नाव वगैरह रोकी जाती थी, इस वजह से नाराजगी थी। अन्य भी कई राजनीतिक नाराजगियां थी उस समय,
क्योंकि ये सीमा विस्तार चाहते थे, इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, इस्लाम धर्म आगे बढ़ाना चाहते थे। ये सारी चीजें यहां पर थी। ठीक, तो सबसे पहले चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय, चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन से यह आता है। क्या निकल करके आता है? ह्वेनसांग का वर्णन है। इन्होंने बताया कि सिंध में शूद्र जात या बौद्ध जाति का एक शासक था, साहसी। कौन शासक था? उसका नाम था साहसी नामक शासक था, जिसकी हत्या कर दी किसने? ब्राह्मण मंत्री चच ने। चच ने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। चच ने इसकी हत्या कर दी। और इसकी पत्नी थी, जो भी साहसी की पत्नी रही थी, उसका नाम था माड। पत्नी का नाम क्या था? माड। ये पत्नी का नाम था। इससे चच ने शादी कर ली, माड से शादी कर लिया। शादी करने के बाद में ये सिंध पर शासन करने लग गए। सिंध पर इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया चच ने। चच का सिंध शासन शुरू हो गया। कहां पर शासन करना शुरू कर दिया? सिंध पर शासन करना इन्होंने शुरू कर दिया। फिर इसके बाद चच की मृत्यु के बाद इनके चचेरे, इनके भाई जो थे वो चंद्र थे। चंद्र इनके भाई। इनके भाई का पुत्र जो था वो दाहिर। भाई का पुत्र कौन था? दाहिर था, जो यहाँ का शासक बना और यहाँ पर उसने शासन करना शुरू कर दिया। दाहिर, मेन दाहिर जी जो है वो यहाँ का बहुत ही मजबूत शासक हुआ। यहाँ पर किस क्षेत्र में? सिंध क्षेत्र में दाहिर जो था बहुत ही मजबूत शासक के रूप में उभर करके आ गया यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद अरबों ने यहाँ पर जो हुआ था 637 ईस्वी में अरबों ने फारस को जीत लिया। 637 ईस्वी में फारस इराक को जीत लिया। तो अब इनकी सीमा कहां तक आ गई थी? मकरान तक आ गई थी। कहां तक सीमा आ गई थी? मकरान तक इनकी सीमा आ गई थी इस्लाम धर्म की, क्योंकि इराक जो फारस था उसको क्या किए इन्होंने? ईरान जो था उसको जीत लिया इन्होंने। सॉरी, ईरान यहां लिख लेना। ठीक, इसको जीत करके इनकी सीमा का विस्तार हुआ। कहां तक पहुंचा? सिंध तक पहुंच गया, मकरान तक इनका विस्तार पहुंच गया। हालांकि इससे पहले खलीफा उमर जो हुए थे 632 से 634 तक, खलीफा उमर 632 से 634 तक रहे थे। 632 से 644 तक, सॉरी, ये खलीफा उमर जो रहे थे, इनके समय में सिंध वासियों ने थाड़ा और भरोच तक जीतने का प्रयास किया। कहाँ तक? थाड़ा और भड़ोच, ये जीतने का प्रयास किया, लेकिन इस पर विजय नहीं पा पाए और आक्रमण करके वापस फिर लौट गए। फिर अगली बार जब आक्रमण किया इन्होंने, तो फिर से 663 से 683 ईस्वी तक, सबसे पहले 663 ईस्वी में देखते हैं। 663 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने किकान को जीतने का प्रयास किया। 663 ईस्वी में किकान, एक किकान जगह है सिंध में, किकान, जिसको 663 ईस्वी में जीतने का प्रयास किया। और 663 से 683 ईस्वी तक, 663 से 683 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक 6 बार आक्रमण किए, जिसमें इनको मकरान हासिल हुआ।
क्या हासिल हुआ? मकरान हासिल हो गया। जो ये मकरान क्षेत्र है ये सिंध के तट पर जो था, इस पर विजय उन्होंने पा ली। किसने? अरबों ने विजय पा ली। अरब के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इस पर विजय पा ली। अब एक इसकी तट पर पहुंच चुके थे, सिंध के तट पर पहुंच चुके थे। इसके बाद में जो आक्रमण हुआ, सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण हुआ, वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर किया। मोहम्मद बिन कासिम ने इसने कब किया? 712 ईस्वी में किया। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज, ये गवर्नर थे इराक के। इनका भतीजा और दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज जो गवर्नर और वहां के गवर्नर थे, इनका कौन था? भतीजा था और दामाद था। इन्हीं की पुत्री, हज्जाज की पुत्री जुबैदा थी, जिससे मोहम्मद बिन कासिम ने विवाह किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने विवाह किया 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया, सिंध पर आक्रमण किया। तब यह 17 वर्ष की आयु का था। केवल कितनी आयु का था? 17 साल की आयु में इसने आक्रमण कर दिया। कहां पर? सिंध पर आक्रमण किया इसने। बहुत ही तेज योद्धा था, बहुत मजबूत आक्रमणकारी था और यह आगे बढ़ता चला गया। सबसे पहले यह मकरान आया। मकरान के बाद में आगे जब बढ़ा तो वहां पर राजा जो दाहिर था, उसके भतीजे ने उसका सामना किया। राजा दाहिर जो था, उसका भतीजा जो था, उसने सामना किया, लेकिन वह पराजित हो गया और मकरान पर कब्जा करके आगे बढ़ा। आगे कहां बढ़ा? नीरुन नगर। नीरुन नगर जो बौद्ध भिक्षुओं का मठ था, वहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। मकरान के बाद कहां बढ़ा? नीरुन नगर। यहां कौन रहते थे? बौद्ध भिक्षु रहते थे। बौद्ध मठ था, यहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे नीरुन नगर में। ठीक, यहां पर नीरुन नगर में इसने अधिकार कर लिया। इसके बाद यह सहवान में दाहिर के चचेरे भाई बजहरा को पराजित किया। कहां गया? सहवान। दाहिर का चचेरा भाई था। दाहिर का चचेरा भाई कौन था? बजहरा। दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था। यहां पर इसने हमला किया और यह पराजित हुआ और यह भाग गया। पराजित होने के बाद में इसने अधीनता इसकी स्वीकार कर ली। इसके पश्चात अरबों ने जाटों की राजधानी सीसम नगर पर कब्जा कर लिया। जाटों की राजधानी थी सीसम नगर। सीसम नगर पर इन्होंने कब्जा कर लिया। जाटों की राजधानी सीसम नगर पर कब्जा करने के बाद और आगे बढ़ता है। जब जाटों की राजधानी सीसम नगर पर कब्जा हो गया तो इसके बाद में यह सिंध नदी को पार करना चाहता था, तो एक देशद्रोही था मोकाह। कौन था? मोकाह। इसने इसका साथ दिया और सिंध नदी को पार करने में मदद की। सिंध नदी को पार करने में मदद की। बताते हैं ऐसा कि नावों का पूरा बेड़ा बना दिया था उसने, सब नाव क्रम से लगा दी थी, उन्हीं के माध्यम से सेना इधर से उधर पार हो गई और सिंध नदी को पार करके आगे या जब पहुंच गया तो रोहड़ी जहां दाहिर की सेना थी इकट्ठा थी, रोहड़ी यहां पर दाहिर की सेना थी। इसने
इसका सामना किया जबरदस्त तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का रोहड़ी में। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया। पराजित करते हुए वह मारा गया। दाहिर वहां पर मारा गया पराजित होने के बाद में। इसके बाद सीधे सीधे सिंध पर उसका कब्जा हो गया और आगे वह बढ़ गया। दाहिर का एक छोटा बेटा था जय सिंह, वह पराजित होकर के भाग गया। जय सिंह इसका बेटा जो था वह भी पराजित होकर के क्या हुआ, वहां से भाग गया। ठीक समझ रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत है इसमें? एक और अन्य पुत्र था, वह पराजित होकर के कहां चला गया, अरोर पे शासन कर रहा था। अरोर, आगे जगह एक अरोर थी जिस पर शासन कर रहा था, उसका एक अन्य पुत्र, वह भी भाग करके पराजित होने के बाद वहां से भाग गया। इसके बाद उसकी सिंध विजय जो थी पूर्ण हुई। सिंध विजय पूर्ण हो गई। मोहम्मद बिन कासिम जो था उसका अब विस्तार जो था कहां तक हो गया था, सिंध तक। यहां पूरा भारत के बिल्कुल पास पास में पहुंच चुका था और यहां पर उसने राष्ट्रकूटों से भी समझौता किया। उस समय यहां पर भारत में शासनकाल जो था वो राष्ट्रकूटों का चल रहा था। यहां पर उसने उनसे समझौता किया और मोहम्मद बिन कासिम यहां पर बहुत लोग जो सेना थे या जो भी है इस तरीके से नरसंहार किया था। बताते हैं जो 17 वर्ष से ऊपर के लोग थे उनको सबको उनका सबका सरकलम करा दिया था, उनकी सबकी हत्या करा दी थी। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सिंध पर विजय पाने वाला पहला शासक जो था वो कौन था? वो आपका मोहम्मद बिन कासिम था सिंध पर। और सिंध वासियों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो जजिया कर भी किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जो कर जजिया था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया कर सिंध वासियों पर। मोहम्मद बिन कासिम जब वापस गया तो अपने के साथ में दाहिर की 2 बेटियां थी, एक सूर्या दूसरी परिमला। एक सूर्या और दूसरी जो थी वो परिमला थी। इनके साथ में लगभग 700 कन्याएं लेकर के गया था। उसने इनको खलीफा के पास में भेजा। खलीफा जो पहले जिस समय ये आया था आक्रमण करने के लिए, तो उस समय थे अली वहीद खलीफा थे। लेकिन वापस जब गया तो वहां पर खलीफा बदल गए थे। कौन खलीफा हो गए थे? सुलेमान हो गए थे। खलीफा कौन हो गए थे? सुलेमान हो गए थे। इनके पास इनको सूर्या और परिमला, इसकी दाहिर की पुत्री थी, इनको भेजा। दाहिर की पुत्री थी, इनको भेजा। तो इनसे इन्होंने दाहिर सुलेमान से सूर्या और परिमला ने शिकायत की कि रास्ते में इसने मोहम्मद बिन कासिम ने मेरी इज्जत लूट ली है, इज्जत लूटने के बाद आपको आपके पास भेजा है। इससे नाराज होकर के 720 ईस्वी में 715 ईस्वी में जब उसकी उम्र 20 वर्ष थी, कितनी उम्र थी? 20 वर्ष की उम्र थी मोहम्मद बिन कासिम की, तब उसको हत्या करने का आदेश दे दिया और उसको बैल की खाल में, जैसा चचनामा में बताया जाता है, बैल की खाल में दमिश्क लिपटा करके, उसको जिंदा लिपटा करके दमिश्क मंगवाया, जिसमें यह बताया जाता है उसका दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में सूर्या और परिमला के बारे में सुलेमान को पता चला कि इन्होंने उससे झूठ बोला था। जब यह चीज पता चली तो बाद में इनको भी दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। सूर्या और परिमला को जिंदा चुनवा दिया दीवार में। इसका वर्णन जो है सिंध विजय का वो चचनामा में आता है। किसमें बताया गया है? चचनामा, जिसके लेखक जो हैं, जिन्होंने लिखी थी चचनामा, ये आपको याद रखना है। चचनामा, इसके लेखक हैं अली अहमद। ये सिंधी भाषा में है। किस भाषा में है? सिंधी भाषा में है। इसके अन्य नाम भी एक है फतेहनामा। अन्य नाम क्या है? फतेहनामा। ये भी सिंधी भाषा में है। एक और इसका नाम है
आपको तारीख अल हिंद वस सिंध, तारीख अल हिंद वस सिंध, ये किसमें है? अरबी भाषा में है। ये सब इसी के नाम है चचनामा के। ये आपको याद रखना। इसके लेखक कौन है? अली अहमद हैं। इसमें चच का शासन और सिंध विजय के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बारे में इसमें पूरा बताया गया है। ठीक, अब अरबों की विजय से भारत पर असर क्या पड़ा? अरबों की विजय से भारत पर असर क्या पड़ा, यह भी जानना बहुत जरूरी है। अरबों की विजय से भारत में जो सबसे ज्यादा असर पड़ा वो ये पड़ा कि इस्लाम के बारे में सिंधवासी तक जाने की हाँ कोई इस्लाम धर्म है, सबसे पहली चीज तो ये। फिर ऊंटों के बारे में जाना, ऊंटों के बारे में। दूसरी चीज खजूर के बारे में जाने, खजूर के बारे में जाने, और इनका जो प्रशासन था उसके बारे में जाने। प्रशासन किस प्रकार से चलता था? प्रशासन में न्याय व्यवस्था जो थी, न्याय, ये काजी, कुरान और शरीयत के आधार पर चलती थी। काजी, कुरान और शरीयत के आधार पर चलती थी। ठीक, और इन्होंने शासन व्यवस्था को बांटा कैसे था? तो सबसे पहले प्रांतों का शासन, प्रांतों का शासन बांट दिया। प्रांतों में प्रांतों का गवर्नर था और किले के लिए किलेदार था। प्रांतों के लिए क्या बनाया गया था? एक सूबेदार बनाया गया था। प्रांतों के लिए सूबेदार और किले के लिए किलेदार। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रांतों का शासन इस प्रकार से था। आय के साधन कौन कौन से थे सिंधवासियों के? आय के साधन, तो आय के साधन सबसे पहले आपको याद रखना है खम्स। खम्स में क्या था? युद्ध का लूटा हुआ धन, जिसे 20% खलीफा को देते थे, बाकी जो था वो सेना में बांट लेते थे। खम्स, नंबर 1 खम्स, युद्ध में लूटा हुआ धन जिसमें 20% खलीफा के पास भेजा जाता था और बाकी जो था 80% वो सेना में बांट लिया जाता था। दूसरा था खराज। खराज था भूमि कर। भूमि कर, यह सिंचित भूमि जो थी उस पर 2/5 लगाया जाता था और अन्य जो थी उस पर कितना लगता था? 1/4। सिंचित पर 2/5 और अन्य जो थी वो 1/4 इस पे लगाया जाता था। तीसरा जजिया। जजिया नंबर 3 जो था वो जजिया कर था। जजिया कर में क्या था भैया? जजिया कर जो था वो एक गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था, जिसमें बच्चे, स्त्री और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। बच्चे हो गए, स्त्री हो गए और ब्राह्मण हो गए, इनसे ये धन नहीं लेते थे। सिंधवासियों ने, अभी मैंने पहले भी बताया कि प्रथम बार जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधवासियों के ऊपर लगाया था। फिर चुंगी थी। चुंगी भी व्यापारियों से ये कर लिया जाता था। चुंगी किससे लिया जाता था? व्यापारियों से। तो ये आय के साधन किसके थे? सिंधवासियों के। सिंध में फिर बाद में ये वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद में जब पहुंचा उसकी हत्या हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। हज्जाज की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हज्जाज के स्थान पर यजीद को सुलेमान ने बिठा दिया था, क्योंकि जो हज्जाज के शत्रु थे उन्होंने ही मिलकर के किसको खलीफा बनाया था? सुलेमान को बनाया था। इसलिए वहां पर यजीद को बिठा दिया। यजीद जो था वो हज्जाज का शत्रु था, क्योंकि यजीद को एक बार हज्जाज ने क्या किया था? कैद किया था। इसलिए उसने खास करके इन सबको, जितने भी इनका वंश था, उसको पूरा जेल में डलवा दिया या हत्या करवा दी यजीद ने। फिर धीरे धीरे अरबों का जो शासन यहां पर था उसकी मृत्यु के बाद में यहां से समाप्त होने लग गया सिंध पर। जो वास्तविक विजय थी या सिंध की, वो धीरे धीरे आने वाले समय में समाप्त हो गई, क्योंकि खलीफा जो उमैयद खलीफा थे सीरिया में, सॉरी माफ करिएगा,
वो बदल करके आगे चल करके अब्बासिद खलीफा बन गए। उन्होंने राजधानी कौन सी बना ली? बगदाद बना ली। ये मैंने आपको इससे पिछले वाले चैप्टर में बता दिया। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पूरी तरीके से ये सिंध विजय थी। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने लगभग हर पॉइंट को इसमें बता दिया है। आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोग इसको अच्छे से नोट करें, अच्छे से पढ़ें। आने वाली परीक्षाओं में जरूर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी रहे हैं। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर जरूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी को लाभ मिले, सभी का फायदा हो। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा, तय दिशा, धन्यवाद।